गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रजनीश शर्मा हाजिर हूँ मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर नंबर सिस्टम के साथ। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इस बार किस तरह से ऑनलाइन स्टडी कराने वाले हैं। नंबर एक, आप सभी लोग हमारे ऐप पर दिए हुए स्टडी मटेरियल से RS अग्रवाल पार्ट 1 को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है इसे डाउनलोड करने में, तो आप मुझे 9412444912 पर व्हाट्सएप के थ्रू RS अग्रवाल लिखकर सेंड कीजिए। मैं आपको उसका लिंक सेंड कर दूंगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से उसको डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरी बात, आप लोगों को 1-2 दिन में ही कोचिंग क्लासेस वाली फीलिंग आने लगेगी। आपको आपकी इसी बुक से चैप्टर वाइज स्टडी कराई जाएगी। दरअसल मैं लॉकडाउन की वजह से आजकल गांव में था और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का बहुत सारा अभाव था, जिसकी वजह से इतना लंबा टाइम लगा। सब कुछ मैनेज करने के बाद आज पहला वीडियो तैयार हो पाया है। और तीसरी बात, आप सभी लोग रोज़ाना पढ़ाए गए पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। टॉपिक ख़त्म होते ही आप लोगों की जो भी समस्याएं होंगी उनके लिए मैं लाइव आऊँगा, जिसका नोटिफिकेशन आपको समय से दे दिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, उनको देख लीजिए। आप में से कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे होंगे या जिन्होंने पहले नंबर सिस्टम को नहीं पढ़ा होगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पे दिखाई दे रहा होगा प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनसे हम किसी भी गिनती को स्टार्ट करते हैं। किसी भी चीज़ की काउंटिंग करने के लिए हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वो नेचुरल नंबर कहलाता है, जिसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये 1 2 3 से लेकर के अनंत तक, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इनफाइनाइट होता है। सेकंड वन, पूर्ण संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं। यह 0 1 2 3 4 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है। ठीक है। थर्ड वन, सम संख्याएं। आप सम संख्याएं देखिए पढ़ेंगे यहाँ पर, जो कि 2 4 6 8 10 12 से लेकर इनफाइनाइट तक होती हैं, जिनमें 2 2 का डिफरेंस होता है। एंड विषम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में हम ऑड नंबर्स कहते हैं, जो कि 1 3 5 7 9 से लेकर के इन्फिनाइट तक होती हैं। ये 2 से नहीं कटती हैं, जबकि सम संख्याएं 2 से डिविजिबल होती हैं। अभाज्य संख्याएं, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, और इसका एक नाम और भी मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, जिसको हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो रूढ़ संख्या और अभाज्य संख्या एक ही बात होती है, जिसको हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स कहते हैं। देखिए, इससे रिलेटिव इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में अक्सर बनता है। यहाँ तक कि पिछले कई सालों में अगर आप देखें तो बीएड और पीसीएस जैसे एग्ज़ाम में, एसएससी सीजीएल जैसे एग्ज़ाम में भी अभाज्य संख्याओं से रिलेटिव कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन भी बनाया हुआ है, जैसे कि यहाँ आपको पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग या फिर औसत बताओ, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि इसमें पहली जब अभाज्य संख्या की बात आती है तो सबसे पहली संख्या को 1 या फिर वो 3 से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो हमें इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था? सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, इसके बाद ही हम अगली संख्याओं को 3 5 इस तरह से इनको ऐड करेंगे, तब जाके आपका ये सही आंसर निकल पाएगा। ठीक है, तो फिर हम वहीं आ जाते हैं वापस। फिर देखिए, इसके बाद आता है आपका सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य, सह का मतलब होता है एक ही, और अभाज्य तो आप जानते हैं जो किसी से डिवाइड ना हो वो संख्या अभाज्य कहलाती है। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं हुई जो किसी एक संख्या से विभाजित ना हो, या फिर आप ये कह सकते हैं ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका मासा एक होता है या फिर एक के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। इसका मतलब वो एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनका मासा एक होता है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको समझाया हुआ है 8 और 11। तो देखिए, 8 आपका 2 से कटता है, 4 से कटता है, 11 किसी से भी नहीं कटता।
तो ये, लेकिन आपस में ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटती, तो ये संख्याएं कैसी संख्या कहलाएंगी? को प्राइम नंबर्स कहलाएंगी, मतलब सह अभाज्य संख्याएं। नेक्स्ट वन हमने दिया है 20 और एक 21। देखिए इसको अगर आप देखें तो ये 20 जो आपका दिया हुआ है ये 2 से, 4 से, 5 से, 10 से सभी से कटेगा, और 21 आपका जो है ये 3 से और 7 से कटेगा। लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो संख्या इन दोनों को काट पाए। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे हमने दिया है, इसमें भी आप देखिए 18 और 25, जो कि 18 है ये 2, 3, 6, 9 सभी से कटेगा, और आपका 25 जो है वो 5 से कटेगा। लेकिन कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट पाए। अगर हम इनका मासा निकालते हैं, इनका HCF निकालते हैं, तो हमेशा इनके HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जुड़वां अभाज्य, कई लोग आप में से इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे। जुड़वां अभाज्य ये हर बुक में नहीं दिया होता है, तो ट्विंस प्राइम इसको आप ठीक से समझ लीजिए। यहाँ पर एक स्पेशल बात यह है कि इसमें सभी अभाज्य संख्याओं से ही रिलेटिव इसकी डेफिनेशन बनी हुई है। अब ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस 2 होता है, ऐसी संख्याएं जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनका डिफरेंस, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका डिफरेंस 2 होता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, इसके बाद परमेय संख्या और अपरमेय संख्या की बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको परमेय संख्या में समझने में दिक्कत रहती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, परमेय संख्या जो होती है, परमेय संख्या के बारे में अक्सर लिखा रहता है कि परमेय संख्या जो होती है वो P/Q की फॉर्म में होती हैं। और यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि P इज़ नॉट इक्वल टू 0। क्या होता है? P/Q की फॉर्म में होती हैं, समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, जैसे 2/3, 7/8, 9/11 समथिंग इस तरह का होता है, जिसमें Q कभी 0 के इक्वल नहीं होता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने रेशनल नंबर्स यानी कि परमेय संख्या में क्या लिखा है? 0। 0 ध्यान रखिएगा कि 0 भी परमेय संख्या कहलाती है। 2, 3/5, -6, 1.5, क्योंकि आप 1.5 से भी पॉइंट हटा करके अपॉन में 10 लेके आएंगे तो ये 3/2 हो जाएगी। तो ये संख्या भी आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। और जैसे हमने आगे दिया है √9, तो √9 जो है अगर हम इसको बाहर लाएंगे तो ये 3 निकल करके आएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 2 को भी परमेय संख्या बताया, ऐसे ही 3 भी परमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो रूट के अंदर ऐसी कोई भी संख्या जो बाहर पूरी निकल सकती है, ऐसी हर संख्या को हम क्या मानेंगे? परमेय संख्या मानेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर यहाँ पर 22/7 दिया हो तो वो परमेय होगा या अपरमेय? मैं समझता हूँ आप में से सभी का आंसर परमेय ही रहेगा, और ये बिल्कुल ठीक भी है। 22/7 अगर दिया जाएगा तो वो अपरमेय संख्या होगा, सॉरी परमेय संख्या होगा। लेकिन अगर कभी पूछा गया कि पाई क्या है, पाई एक परमेय है, अपरमेय है, क्या है, तो ऐसी कंडीशन में आप कभी अपना आंसर परमेय मत लगाइएगा, वहाँ पर आपका आंसर अपरमेय रहेगा। फिर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, हम इसकी वैल्यू जो होती है 22/7 हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। अपरमेय संख्या, क्योंकि ये एक सिंबल है, तो ये हमेशा अपरमेय संख्या इरेशनल नंबर्स में ही आता है, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अपरमेय संख्या क्या होता है, इसके लिए आप समझ सकते हैं। जैसे √2 को हम बाहर पूरा नहीं ला सकते, √3 को भी बाहर हम पूरा नहीं ला सकते, और √8 को भी नहीं ला सकते। तो ऐसी सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, अभी तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई बहुत बड़े लेवल पे यूट्यूब या ये जो ऐप है इसको स्टार्ट नहीं किया है। मुझे अपने ही स्टूडेंट्स को सबसे पहले पढ़ाना है। तो इसमें देखिए एक लास्ट में दिया हुआ है यौगिक संख्याएँ। यौगिक संख्याएँ या फिर भाज्य संख्याएँ। भाज्य मतलब जो किसी न किसी से कट जाएंगी, ऐसी संख्याओं को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं। तो 4, 6, 9, 8, 10, 12, 14 ये सभी वो संख्याएं हैं जो किसी न किसी से कट जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं महत्वपूर्ण सूत्र पे, जो इस चैप्टर में कुछ यूज़ होने वाले हैं। इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इनसे रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस भी बना रखे हैं जिनको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, अभी इसी वीडियो में ही सॉल्व कर लेंगे। देखिए फर्स्ट दिया हुआ है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा?
तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है n+1/2। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल, इसको आप समझ रहे हैं ना। प्रथम n मतलब पहली 10, पहली 5, पहली 20 या पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल पूछा जाएगा तो हम हमेशा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n+1/2 लगाएंगे। यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी, अगर उसने बोला पहली 20, अगर उन्होंने बोला है पहली 20 तो हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 20 लगाएंगे। अगर उन्होंने बोला पहली 100 प्राकृत संख्याओं का योगफल बताइए तो हम n की जगह पे क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरा है प्रथम n सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो जहाँ सम संख्याओं की बात आ जाती है वहाँ आप n+1 रखेंगे, और विषम संख्याओं की बात आती है वहाँ आप n² रखेंगे। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल तो n(n-1/2) फॉर्मूला लगाएंगे। ये सब आपको समझ आ रहा होगा। और आगे दिया है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो क्वेश्चन कभी दिया जाएगा तो इस तरह से आएगा, पहली 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। तो वहाँ पर भी आपका n की वैल्यू जो रहेगी 10 रहेगी। ठीक है, लास्ट वन, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल बताइए। इसके लिए भी फॉर्मूला दिया हुआ है। ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल है, ऊपर वाले फॉर्मूले का ही होल स्क्वायर किया गया है। अच्छे से इसको याद रखिएगा, एक दूसरे से लिंक करके याद रखेंगे तो भूलेंगे नहीं। देखिए, तीसरा टॉपिक हमने इसके अंदर लिया है विभाज्यता का नियम। सबसे पहला नंबर 2 से कौन कौन सी संख्याएं कटती हैं, इसको हमें समझना है। तो देखिए, 2 से तो सभी सम संख्याएं कटती हैं। ठीक है, 2 से सभी सम संख्याएं कटती हैं, या फिर आप ये कह सकते हो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह की संख्याएं आती हैं, ऐसे अंक आते हैं, वो सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं और वो सभी संख्याएं 2 से कट जाती हैं। 3 से कटने का रूल क्या होगा, 3 से डिविजिबल का रूल क्या होगा, उसके लिए देखिए, संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। देखिए, मैंने इसके लिए एक संख्या यहाँ पर ली हुई है, आप यहाँ पर देखिए। और इसी वीडियो में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको आप बाद में सॉल्व कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट दे करके मुझे सेंड कर दीजिएगा अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है। इसमें देखिए 7 नंबर पे आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये एक संख्या ली गई है। इसमें देखिए, हमने अभी क्या बताया था 3 के नियम के लिए कि संख्या के अंकों का योग करेंगे, संख्या के अंकों का योग करना है। तो यहाँ पर देखिए संख्या क्या दी हुई है, सबसे पहला अंक है 2, उसके बाद 5 है, 9 है, 6 है, 2 है और फिर 3। इन सभी को जोड़िए, इन सब का टोटल करिए। देखिए कितना हो रहा है, 2, 5, 7, 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 5 ये आया 27। तो देखिए 27। अब देखिए नियम क्या था, हम फिर से वहीं पे वापस आ जाते हैं। 3 से कटने वाली वो संख्याएं जिनके संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है, वो सभी संख्याएं 3 से कट जाती हैं। तो देखिए अभी अभी हमने इसका योग किया है और ये योगफल कितना आया, 27 आया है। तो ये संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाएगी, ये डिविजिबल है। और इसी तरह से आप अगली संख्या को भी चेक कर सकते हैं। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, संख्या के अंकों का योग 9, मतलब 9 का नियम क्या होता है, तो 9 का नियम भी बिल्कुल सेम होता है। अभी अभी जो हमने एग्जांपल लिया था उसका योगफल कितना आया था, 27 आया था। तो 27 भी तो 9 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा, इसका मतलब वो संख्या 9 से भी कट जाएगी। और 27 से कटने के लिए भी अगर कभी आ जाता है, वैसे कभी पूछा नहीं जाता, 3 और 9 वाला ही काफ़ी है। संख्या के अंकों का योग 27 से कटना चाहिए, ये 27 के लिए नियम होता है। तो वो जो संख्या अभी हमने ली थी वो संख्या 3 से, 9 से और 27 तीनों से ही कटने वाली संख्या थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4 के नियम के लिए। तो देखिए, संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हों या अंतिम दोनों अंकों से बनी संख्या 4 से कटनी चाहिए। क्या पढ़ा अभी हमने, संख्या के अंतिम अंक शून्य होने चाहिए, अंतिम 2 अंक शून्य होने चाहिए, या फिर अंतिम दोनों अंक से बनी जो संख्या है वो 4 से कटनी चाहिए। अब देखिए, हमने एक संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, ये देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और मेरा मोबाइल नंबर जो है, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरे मोबाइल नंबर के लास्ट की 2 डिजिट जो हैं क्या है, 12, 1 2। तो यहाँ 2 अंकों से बनी हुई संख्या क्या है, 12 है। और ये संख्या देखिए पूरी तरह से 4 से कट जाएगी, 4 तिया 12, आप इसमें डिवाइड कर सकते हो। ठीक है,
तो ये पूरी संख्या मतलब हमने अगर 12 4 से कट गया हमारा, तो इससे पहले कुछ भी संख्या लिखी हुई है, हर हालत में ये पूरी संख्या 4 से कटने वाली ही होगी। ठीक है, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। फिर हम वापस आते हैं 8 के नियम पे। संख्या के अंतिम 3 अंक शून्य हो या फिर तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से कट जानी चाहिए। अब देखिए फिर से हम वहीं पे आ जाते हैं जहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, और ये मेरा मोबाइल नंबर जो है ये 8 से भी डिविजिबल ही है। लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 912। 912 को अगर आप 8 से काट के देखेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर 8 से कट जाएगा। और अगर यहाँ पर लास्ट में 3 ज़ीरो होते तो भी ये 8 से कट जाता। 5 के लिए क्या नियम होता है, अंतिम अंक शून्य होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। आप जानते हो जब भी आप किसी संख्या को 5 से काटते हो या 5 का पहाड़ा पढ़ते हो, तो 5 10 15 20 25 यानी कि लास्ट में 0 5 0 5 यही सब कुछ आता है। मतलब ये हुआ कि अगर लास्ट में किसी भी संख्या के अंक में अंत में अगर 0 या 5 दिया हुआ है तो वो संख्या 5 से पूरी तरह कट जाएगी। 10 से कटने के लिए अगला नियम दिया हुआ है, संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई अंक शून्य होना चाहिए। एक ज़ीरो होने पर हम 10 से 0 काट सकते हैं। संख्या, अब देखिए इसके बाद 11 से कटने का नियम आया। संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य या फिर 11 का गुणांक होना चाहिए। इसको ज़रा ठीक से समझ लीजिए। संख्या के सम स्थानों तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर शून्य या फिर 11 का गुणांक होना चाहिए। देखिए मैंने इसके लिए भी कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उसको आप समझ लीजिए। ये देखिए मोबाइल नंबर से नीचे जो संख्या दी हुई है, ये वाली संख्या, इसको हम काट के देखेंगे तो यहाँ पर सम स्थान और विषम स्थान का क्या मतलब है। देखिए पहला जो संख्या दी हुई है 2, 2 और 1, मतलब एक अल्टरनेट एक एक छोड़ करके हम उनको काउंट करेंगे। देखिए पहले नंबर पे 2 आ रहा था, फिर तीसरे नंबर पे 1 आ रहा है, फिर 5वें नंबर पे 4 आ रहा है, और उसके बाद में देखिए फिर अगले नंबर पे आ रहा है आपका 7। तो इन सभी को जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 4 7 7 14, कितना हुआ ये 14। और अगर हम बची हुई बाकी संख्याओं को अगर जोड़ें, जैसे कि 3 और 9, 9 और 3, 3 और 9 आपका 12 हुआ, 12 3 14, तो इसका योगफल कितना आया 14। यानी सम स्थान और विषम स्थान दोनों का ही योगफल 14 आया है। और अगर हम इनको डिफरेंस इनका निकालते हैं तो ये कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा, मतलब ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। इसके बाद देखिए इकाई का अंक ज्ञात करना। अगला टॉपिक हमने इसमें लिया है इकाई का अंक ज्ञात करना। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती रहती है जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं। यदि संख्या के इकाई के स्थान पर, अब देखिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि इकाई के अंक का यूज़ कैसे होगा, इसका क्वेश्चन किस तरह से हमसे पूछा जाएगा। बाकी देखिए मैं असाइनमेंट में आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पर देखिए लास्ट पेज जो है हमारा, यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन सभी की पावर में कुछ ना कुछ दिया हुआ है। तो आप देखिए इन सभी संख्याओं में एक चीज़ आप ये नोट करिए, जैसे ये 675 दिया हुआ है, 675 में इकाई का अंक क्या है, 5 है। ठीक है, ये इकाई का अंक इसमें 5 है और इसकी पावर क्या है 53। तो अभी हमने देखिए फर्स्ट सबसे पहला जो नियम लिया है वो है, यदि संख्या के इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 में से कोई अंक आता है तो उस संख्या के इकाई अंक वही रहेगा, चाहे घात कुछ भी हो। मतलब अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, जो संख्या ब्रैकेट में दी होती है, उस संख्या के इकाई के स्थान पर 0 1 5 6 में से कोई अंक आता है तो उस संख्या का इकाई अंक वही रहेगा, चाहे घात कुछ भी हो, पावर पे कुछ भी दे रखा हो, उसका इकाई का अंक सेम रहेगा। देखिए आगे मैंने लिख दिया है यहाँ पर कि 0 1 5 6 वाली कंडीशन में आपका इकाई का अंक जो रहेगा, यूनिट प्लेस जो रहेगा वो सेम रहेगा। अभी हम इनके क्वेश्चंस को भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, जैसे इन्होंने दिया है 675 की पावर में समथिंग 53 दिया हुआ है,
तो आप देखिए यहाँ पर अगर हमें इकाई का अंक 5 मिला है तो इसकी घात पे कुछ भी हो तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। इसमें हमारा आंसर क्या रहेगा, 5। और लास्ट इसमें अगले वाले में क्या रहेगा, 0, क्योंकि 0 1 5 6 वाली कंडीशन में इकाई का अंक कैसा रहना है, सेम रहना है। ठीक है, इसके बाद हम फिर दूसरे नियम पे जाते हैं। अगला देखिए नियम दिया हुआ है, जब संख्या के इकाई स्थान पर 4 या 9 दिया हो, मतलब 4 और 9 के केसेस में हमें क्या करना है, 4 और 9 वाले केसेस में हमें ये देखना है कि उसकी घात कैसी दी हुई है, मतलब उसकी घात विषम है और या फिर सम है। अगर उसकी घात विषम होती है, सपोज़ कीजिए 4 की पावर में कोई घात विषम दी हुई है तो उसका इकाई का अंक क्या रहना है, 4 ही रहना है। 9 की घात अगर विषम दी हुई है तो भी उसका इकाई का अंक क्या रहना है, 9 ही रहना है। लेकिन अगर 4 की घात सम संख्या दी हुई है तो उसका इकाई का अंक 6 रहेगा, और 9 की घात अगर सम दी हुई है तो उसका इकाई का अंक 1 रहेगा। ठीक है, इतना सब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए थर्ड नियम है। थर्ड नियम थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, उसको ठीक से समझने की कोशिश कीजिए। जब संख्या का इकाई का अंक 3 2 7 8 2 3 7 8 में से कोई भी अंक होता है, मतलब जो आपकी संख्या ब्रैकेट में दी होगी उस संख्या का यूनिट प्लेस 2 3 7 8 में से अगर कुछ होता है, तब आपको क्या करना है। उस समय देखिए आप जब उसका इकाई का अंक निकालेंगे तो उसके लिए आपको ये ABC करके मैंने जो 3 बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन तीनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे देखिए, सबसे पहला काम आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब किसी भी संख्या के इकाई का अंक 2 3 7 8 में से कोई आता है तो उस समय आप क्या करेंगे, संख्या की घात को 4 से भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, संख्या की घात को 4 से भाग लगाएंगे। अब देखिए जब हम किसी भी चीज़ को भाग लगाते हैं, किसी भी संख्या को भाग लगाते हैं तो उस समय क्या होता है, या तो कुछ शेष आता है और या फिर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो अगर कुछ शेष निकल आता है, सेकंड नंबर बी नंबर पे दिया हुआ है, प्राप्त शेष को हम क्या करेंगे, उस अंक की घात बना देते हैं। ठीक है, उस अंक की घात बना देते हैं। ज़रा इसको चेक कर लीजिए। सपोज़ कीजिए हमने ये वाला ये किया जिसमें 72 की पावर 134 दी हुई है, तो देखिए ये उसी थर्ड वाली कैटेगरी में ही आ रहा है। इसका यूनिट प्लेस क्या है, 2 3 7 8 में से ही है, 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी घात को 134 को हम क्या करेंगे, 4 से भाग लगाएंगे। और 4 से भाग लगाने का नियम भी हमने आपको बता दिया था कि आप लास्ट के सिर्फ 2 डिजिट को ही भाग लगाइए। तो आप 34 को ही केवल 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए शेष कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अब देखिए हमने यहाँ पर थर्ड नियम क्या दिया हुआ है। थर्ड नियम हमने यहाँ पर दिया है सी वाला जो पॉइंट है, शेष ना बचने पर क्या होता है, 2 3 7 8। खैर अभी हम उसकी बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। शेष ना बचने पर, अगर शेष नहीं बचता तो ऐसी कंडीशन में हम 2 और 8 वाले केसेस में 6 आंसर देंगे और 3 और 7 वाले केसेस में आंसर हमारा 1 रहेगा। ठीक है, तो हम फिर वहीं आ जाते हैं। अभी हम इस वाले क्वेश्चन को कर रहे थे, 72 की पावर 134, और यहाँ पर हमने इसको 4 से डिवाइड किया था। 4 से डिवाइड करने पर कितना शेष आया था, 2 शेष निकल करके आया था। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है, उसकी जो पावर रहेगी, अभी अभी जो 2 शेष आया था इसको हम 72 में जो 2 आ रहा है इसकी पावर में शेष वाला जो शेष निकल करके आया था उसको हम यहाँ पर पावर में डाल देंगे। तो 2 की पावर 2 बराबर 4 हो जाएगा और आपका आंसर यहाँ से 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक दो और चेक करके देख लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमने लास्ट ये 68 जो दिया हुआ है इसको हमने किया, 68 की पावर दिया हुआ है 2321। इसमें भी हम यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने पर देखिए आप लास्ट के 2 डिजिट को ही 4 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आपको 1 शेष मिलेगा। और आप क्या करेंगे फिर, 8 की पावर में क्या रखेंगे, 1। अभी मैंने बताया था कि जो भी अंक होता है उस अंक की पावर जो शेष निकल करके आता है उसको रख देते हैं। तो 8 की पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। हाँ, ये तीसरा जो पॉइंट दिया हुआ है, शेष ना बचने पर 2 3 7 8 वाले केसेस में हमें क्या करना है,
तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सॉल्व कर ही लेते हैं। ये देखिए 98 की पावर 232। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 232 को 4 से भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ से कुछ भी शेष नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम ये नहीं करेंगे कि 8 की घात को हम 0 लगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो सबके आंसर 1 ही निकल करके आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो थर्ड वाला नियम था उसको अप्लाई करेंगे। तो अभी अभी हमने आपको क्या बताया था कि 2378 वाले केसेस में 2378 वाले केसेस में आपको क्या करना है, अगर 2 और 8 दिया हुआ है तो उसका आंसर 6 हो जाएगा। तो इस वाले आंसर में भी हमारा आंसर जो रहेगा 6 रहेगा। ओके, थैंक यू।